अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर लेते हैं तो कल सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर रहेंगे। चंपावत में सीएम धामी गुरु गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करके पूजन करेंगे। सीएम दोपहर 1 बजे मंदिर पहुंचेंगे और उसके बाद शाम 4:30 बजे वापस देहरादून पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम धामी के साथ कैलाश गहतोड़ी भी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी की सीट के ऐलान से पहले चंपावत का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। तो सीएम धामी का चंपावत दौरा कल है और हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, कल सीएम धामी जो है वो चंपावत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे को लेकर क्या अहम जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल चांदी, सबसे खास बात यह है कि कल कैलाश गहतोड़ी जो चंपावत से बीजेपी के विधायक है, कल सुबह 8:30 बजे अपना इस्तीफा सौंपेंगे विधानसभा स्पीकर को और फिर ये सीट वैकेंट होगी, ये सीट खाली होगी और फिर इस सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना उपचुनाव लड़ेंगे। और कल ही वो खास मौका होगा जब पुष्कर सिंह धामी चंपावत में होंगे। 1 बजे गोरखनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और ये जो मंदिर है चंपावत विधानसभा सीट के अंतर्गत ही आता है और यहाँ पर कैलाश गहतोड़ी जो इस्तीफा दे चुके होंगे उस वक्त पर, वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो एक मैसेज जो राजनीति में देना होता है। और अब अगले 5 महीनों 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और अब लगभग 1 महीने के बाद उनके लिए अब सीट खाली हो रही है और अगले 5 महीने के भीतर वो एक बार फिर से विधानसभा में चुन के बतौर विधायक पहुंचेंगे। तो एक महत्वपूर्ण दिन है कल उनके लिए और इस मौके पर वो चंपावत विधानसभा सीट के गोरखनाथ मंदिर में भी होंगे, वहां पर पूजन दर्शन भी करेंगे और जिससे उनके लिए सीट भी खाली होगी कल। जी, बहुत शुक्रिया दीपांकर इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल का दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ेंगे और ये फैसला फाइनल हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। कल सुबह 8 बजे चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी विधायक पद से इस्तीफा देंगे। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद कैलाश गहतोड़ी को सरकार में कोई दायित्व दिया जा सकता है। विधायक तो बनते रहेंगे और अगर यहाँ मुख्यमंत्री मिल जाता है मेरी क्षेत्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सीट का फैसला लगभग हो चुका है। खटीमा से लगी चंपावत सीट से सीएम धामी चुनाव लड़ेंगे और गुरुवार सुबह चंपावत सीट की अगर बात करें तो विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद ही ये बात पूरी तरह से भी साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बीजेपी ही नहीं कांग्रेस के विधायक भी सीट छोड़ने को तैयार थे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने पहली पसंद के रूप में चंपावत को प्राथमिकता दी। इसके पीछे इस सीट के जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को अहम माना जा रहा है। यह सीट मैदान और पहाड़ दोनों को मिलाकर बनी है और इस सीट पर 2 बार कांग्रेस तो 3 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। यहाँ 54% ठाकुर वोटर्स हैं तो 24% ब्राह्मण, 18% दलित और 4% मुस्लिम और अन्य वोटर्स हैं। अभी कैलाश जी का भी ऐसा प्रस्ताव है कि मेरी सीट से मुख्यमंत्री जी लड़ें। वहाँ के संगठन का भी इस प्रकार का एक प्रस्ताव है कि मुख्यमंत्री जी वहाँ से लड़ें। इस संबंध में हम बैठकर आज बातचीत करेंगे और संभवतः आज निर्णय हो जाएगा तो कल इस संबंध में फिर विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर जो भी निर्णय होगा उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। सीएम धामी की चंपावत पसंद के पीछे अहम बात यह भी है कि ये सीट मुख्यमंत्री की परंपरागत खटीमा विधानसभा सीट से लगी हुई है। बीजेपी का मानना है कि चंपावत में वो अच्छे बहुमत से एक बार फिर जीत दर्ज कराएगी। पुष्कर सिंह धामी जी की जो छवि है आज के दिन, एक अच्छे, मैं कह सकता हूं कि कर्मठ और जुझारू मुख्यमंत्री के रूप में है, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में। निश्चित तौर पर अगर वो चंपावत से भी लड़ते हैं तो बहुत बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हिमेश खरकवाल को 5000 से ज्यादा वोटों से हराकर लगातार दूसरी बार विधायक बने कैलाश गहतोड़ी इस्तीफा देने जा रहे हैं और न्यूज 18 से इस बात की पुष्टि भी वो कर चुके हैं। लेकिन अब इस्तीफे के बाद गहतोड़ी की भूमिका क्या होगी ये देखना बाकी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं। सीएम हाउस के मुख्य सेवक सदन में सीएम आम लोगों से मिले हैं और इस दौरान सीएम के सामने पानी, बिजली, सड़क और पेंशन से जुड़े मामले भी आए हैं, जिस पर सीएम ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।
हरिद्वार में प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर के नाम पर फर्जी ट्रस्ट बनाकर श्रद्धालुओं और भक्तों से पैसे ठगने का मामला सामने आया है। मनसा देवी ट्रस्ट के सदस्य अनिल शर्मा ने 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि मंदिर समिति के कुछ कर्मचारी अन्य लोगों के साथ मिलकर मंदिर की संपत्ति हड़पने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने धोखाधड़ी करने वालों से अपनी जान को खतरा भी बताया है। कि जो हमारे अधिकारी यहाँ पे है, रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार साहब ने ये ट्रस्ट जो है कैसे रजिस्टर्ड किया, जबकि ट्रस्ट में क्या लिखा है, मनसा देवी मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट। भाई आप मनसा देवी नाम लिखते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आपने मनसा देवी मंदिर के नाम का ट्रस्ट कैसे बनाया? ये जो हमारे यहाँ के जो रजिस्ट्रार है, मैं उनसे ये पूछूंगा, मैं उनके ऊपर भी केस दायर में करूंगा। अभियोग पंजीकृत करने के बाद जैसे फैक्ट आएंगे, फैक्ट के हिसाब कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन सही कौन गलत, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। कि जो हमारे अधिकारी यहाँ पे है, रजिस्ट्रार जो है। पौड़ी में आज एक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए हैं। टेका पौड़ी रोड पर मैक्स गाड़ी खाई में गिर गई है। गाड़ी में 8 लोग सवार थे और ड्राइवर गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा। घायलों का इलाज अस्पताल पौड़ी में चल रहा है। विधानसभा चुनाव में ठीक से काम नहीं करने वाले बीजेपी के 4 जिलाध्यक्ष पार्टी के रडार पर हैं। 23 अप्रैल को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के देहरादून दौरे के बाद इन जिलाध्यक्षों पर गाज गिरनी लगभग तय मानी जा रही है। बीएल संतोष 24 अप्रैल को प्रदेश पदाधिकारियों, मंत्री, विधायकों के साथ ही पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग भी लेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के संगठन रूप से 19 जिलों के प्रस्ताव को भी अमली जामा पहना दिया जाएगा। संगठन की राज्यों में इस प्रकार की बैठकें होती हैं। हमारे राज्य में भी बैठक है 23-24 अप्रैल में, 23 को वो आएंगे, 24 को बैठक होगी। वही संगठनात्मक बैठक होंगे सारी, जिसमें हमारे पदाधिकारी होंगे, संगठन के पदाधिकारी होंगे और इसमें चुनाव प्रबंधन वाले लोग होंगे। तो इस प्रकार की ये बैठक रहेंगी। उत्तराखंड में धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा से पहले परमिशन लेनी होगी। हरिद्वार के भगवानपुर में हनुमान जयंती पर हुए बवाल के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। मंगलवार को गृह विभाग की तरफ से इसके लिए आदेश जारी किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का इस फैसले पर कहना है कि उत्तराखंड धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है, इसलिए यहाँ शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। वहीं एक दिन पहले सीएम ने पूरे प्रदेश में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने की बात कही थी ताकि प्रदेश में माहौल खराब न हो। है कि चूँकि उत्तराखंड हमारा एक संस्कृति का, धर्म का, अध्यात्म का केंद्र है, तो यहाँ पर व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, यहाँ की कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। उसके लिए जो भी अगर जरूरी ड्राइव चलाने की आवश्यकता है तो उस ड्राइव को हम चलाएंगे। चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक के मुद्दे पर राजनीति जारी है। कोई बीजेपी नेता हिंदुओं से मजारों में ना जाने का निवेदन कर रहा है तो कोई कह रहा है कि चारधाम में कोई भी आए लेकिन नियम वो मान्य होंगे जो हिंदू संस्कृति में सबको मान्य होते हैं। उत्तराखंड के चारधाम में गैर हिंदू ना आए, हरिद्वार के साधु संतों की इस मांग ने देवभूमि में सियासत गरमा दी है। बद्रीनाथ से बीजेपी विधायक रहे महेंद्र भट्ट का कहना है कि कोई भी चारधाम आ सकता है लेकिन उसे नियम कायदे मानने होंगे। मसलन चंदन का टीका लगाना होगा, तुलसी की माला पहननी होगी, चरणामृत पीना होगा और भगवान गणेश का पूजन करना होगा और ये सब अनिवार्य होगा। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है, सिख है, ईसाई है, अब सिख को तो हम अपना पंथ मानते हैं, लेकिन बाकी जो धर्मों के लोग हैं और वो आना चाहते हैं, चंदन लगाते हैं, चरणामृत लेते हैं, गले के अंदर तुलसी की माला पहनते हैं, पूजा में भाग लेते हैं, है ना। तो स्वाभाविक रूप से हम तो चाहते हैं पूरा विश्व हमारी संस्कृति को मानने वाला बने। उसके लिए अगर मेरे उत्तराखंड चारों धाम सबको हिंदू संस्कृति जोड़ने वाले धाम बनते तो सबसे बड़ी बात क्या है। और अगर ऐसा करके किसी का धर्म बदले तो इसकी रक्षा खुद उस नागरिक को ही करनी होगी। महेंद्र भट्ट का कहना है कि चारधाम से हिंदू संस्कृति आगे बढ़े, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जितने भी हिंदू धर्म वाले हैं, जितने सनातन धर्मी हैं, उनको कम से कम मजारों में जाने से अवहेलना करनी चाहिए और अपने धर्म को जो सत्यनिष्ठा से निभाना चाहिए।
और हमें भी अपेक्षा करते हैं कि कोई हमारे धर्म पे दूसरा गैर मजहबी आता है तो उसको हमारे यहाँ के टीका लगवाना, छुट्टी रखना और हमारे अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करना चाहिए। और अगर यदि नहीं करते हैं तो उनको हमारे धार्मिक स्थलों में आने का कोई अधिकार नहीं है। बात मंदिरों की पवित्रता और सनातन संस्कृति की हो रही है। वहीं लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महेंद्र दिलीप रावत का कहना है कि हिंदुओं को मजारों में नहीं जाना चाहिए और सनातन संस्कृति को बचाना चाहिए। उत्तराखंड के चार धाम देवभूमि की असल पहचान है, जहां दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में साधु संत और बीजेपी नेता चाहते हैं कि चार धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बंद करके देवभूमि की संस्कृति का संदेश पूरे देश में जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रुड़की के भगवानपुर में हुए बवाल के बाद आज हिंदू संगठन के लोग भगवानपुर टोल प्लाजा पर पहुंचे। हिंदू संगठन के लोगों ने भगवानपुर टोल प्लाजा पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। टोल प्लाजा और तहसील परिसर में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। वहीं हिंदूवादी संगठन के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही कांग्रेस विधायक ममता राकेश का पुतला फूका। वहीं सीओ मंगलोर ने कहा कि भगवानपुर में हुई हिंसा मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है। मामले में जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में लाइब्रेरी निर्माण में घोटाले के आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हाईकोर्ट में जवाब दाखिल नहीं कर सके। आज हाईकोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय और मदन कौशिक को जवाब दाखिल करने के लिए दिया था। मदन कौशिक पर साल 2010 में अपनी विधायक निधि से लाइब्रेरी के नाम पर गड़बड़ी का आरोप है कि जिन जगहों पर विधायक निधि से लाइब्रेरी दिखाई गई है वहां पर बारात घर, धर्मशालाएं हैं। कोरोना के चलते इस साल भी इंडो चाइना ट्रेड पर संकट गहरा गया है। बीते 30 सालों में पहली बार लगातार 3 सालों तक भारतीय व्यापारी चीन की मंडी नहीं पहुंच पाएंगे। ट्रेड नहीं होने से इंडियन ट्रेडर्स का 45 करोड़ का माल भी चाइना में फंसा हुआ है। भारत चीन युद्ध के बाद 1991 से 2019 तक इंडो चाइना ट्रेड बदस्तूर जारी रहा। लिपुलेख पास से होने वाले इस ट्रेड में उच्च हिमालयी इलाकों के सैकड़ों व्यापारी शिरकत करते थे। ये व्यापारी घोड़े खच्चरों से चीन तक अपना सामान पहुंचाते और इन्हीं की मदद से चीन से सामान भी लाते थे। लेकिन इस बीते 2 सालों की तरह इस बार भी कोरोना की मार इंटरनेशनल ट्रेड पर पड़ती दिख रही है। आमतौर पर इंडो चाइना ट्रेड जून में शुरू हो जाता था, जिसकी कवायद काफी पहले ही शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार विदेश मंत्रालय से अब तक कोई निर्देश नहीं मिले हैं। इंडो चाइना ट्रेड को लेकर भी हमें अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस ऊपर से नहीं मिले, तो इस कारण से इस संबंध में भी तत्पश्चात कार्रवाई की जाएगी। चीन की तखलाकोट मंडी से लाए गए सामान के जरिए ही गुंजी और उसके आसपास के गांवों की जरूरतें भी पूरी होती थी। गुंजी भले ही भारत की सबसे बड़ी बॉर्डर मंडी हो, बावजूद इसके यहाँ का बाजार चीनी माल से पटा रहता था। लेकिन अब हालात एकदम जुदा हैं। 2019 में भारतीय कारोबारी करीब 45 करोड़ का माल चाइना छोड़कर आए थे, जिसकी वापसी की आस अब नहीं के बराबर नजर आ रही है। यही नहीं, 3 महीने तक होने वाले ट्रेड के दौरान गुंजी मंडी पूरी तरह से आबाद भी रहती थी। लेकिन इस बार यहाँ हर तरफ सन्नाटा पसरा है। हमें भारत चीन व्यापार से भी नुकसान है, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ अपना यहाँ का मेटेरियल लेके हम वहाँ जाके व्यापार करते थे, वहाँ का सामान लेके यहाँ बेचते थे, तो अब वो बंद हो गया कोरोना के चक्कर से, तो उसमें तो फिर भारी नुकसान है। यहाँ तो बहुत परिवार में दिक्कत होगा, पूरा परिवार यही क्या कहते व्यापार के चक्कर में यहाँ रहते थे इस क्षेत्र में। लिपुलेख दर्रे से होने वाला इंडो चाइना ट्रेड बॉर्डर इलाकों की अर्थव्यवस्था का केंद्र भी है। चीन के साथ भारत का वस्तु विनिमय के आधार पर यह ट्रेड सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल से होता है। लेकिन व्यापारियों की संख्या के लिहाज से लिपु पास से होने वाला ट्रेड खासा महत्वपूर्ण रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हल्द्वानी में पुलिस को नशे के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 ऐसे भाई बहनों को गिरफ्तार किया है जो नशे के इंजेक्शन बेचा करते थे। साथ ही 2 पिता पुत्र भी पुलिस की पकड़ में आए हैं जो स्मैक बेचने का काम करते थे। पुलिस ने दोनों मामलों में 400 इंजेक्शन और 120 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की है। बरामद स्मैक की कीमत 13 लाख बताई जा रही है। एसएसपी ने पुलिस टीम को 10,000 का इनाम दिया है।
हमारे बेल बाबा के पास चेकिंग के दौरान इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 129 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिसकी मूल्य लगभग 13 लाख के करीब है। और इनका टारगेट हल्द्वानी के स्कूल ज़्यादातर टारगेटेड रहते थे और इस टीम को मेरे द्वारा 10,000 रुपये की इनाम की घोषणा की गई है। 8 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट और 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी शासन स्तर पर डॉक्टरों की नियुक्ति की डिमांड की है। गोचर से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सभी स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है। बद्रीनाथ के लिए भी एक फिजिशियन और हमारे जोशीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक ऑर्थो सर्जन और एक फिजिशियन की मांग की है और कर्णप्रयाग के लिए भी हमने एक ऑर्थो सर्जन और एक फिजिशियन की मांग की है। उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा सीजन से पहले ही हमें ये उपलब्ध हो जाएंगे, ये विशेषज्ञ चिकित्सक। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने राख से टाइल्स तैयार की तकनीक विकसित की है और इस तकनीक से पेपर, चीनी मिल सहित दूसरे उद्योगों से निकलने वाली राख से टाइल्स तैयार किया जा रहा है। साइंटिस्ट और रिसर्च स्टूडेंट 98% राख में 2% केमिकल मिलाकर टाइल्स बनाई है। यहाँ पर ये टेक्निक डेवलप करी है। इस टेक्निक में हमने फ्लाई ऐश के साथ कुछ बाइंडर इस्तेमाल किए, जिसमें 98% तक हम फ्लाई ऐश इस्तेमाल करते हैं बाइंडर के साथ में, तो इससे फ्लाई ऐश का बहुत अच्छा निस्तारण हो जाता है और ये टाइल के फॉर्म में बन जाती है। इस टाइल को हम बहुत से कितने भी साइज़, शेप और थिकनेस में डेवलप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा मशीनरी सिस्टम किस तरह ऑप्टिमाइज है इसको प्रोड्यूस करने का। फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा आज नैनीताल पहुंची और सरोवर नगरी की हसीन वादियों का लुत्फ उठाया। नैनीताल पहुंचकर जयाप्रदा ने शॉपिंग भी की है और बाद में रेस्टोरेंट में खाना खाया। हालांकि इस दौरान जयाप्रदा ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। जयाप्रदा रामनगर से नैनीताल घूमने पहुंची। उत्तराखंड में डिफेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने को लेकर 2 दर्जन से ज्यादा इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जिनके लिए ना तो कोई नॉर्म्स है और ना ही कोई गाइडलाइन। आईएमए और डिफेंस सर्विस में स्टूडेंट्स का क्रेज देखते हुए उत्तराखंड में डिफेंस एकेडमी की भरमार है। साथ ही प्रतियोगी एग्जाम के लिए तैयारी करवाते आपको कई इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, जो प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों से आने वाले स्टूडेंट्स को तैयारी कराने के नाम पर मोटी कमाई कर रहे हैं। इसके साथ ही बुक सेलर से लेकर हॉस्टल, पीजी सर्विस देने वाले लोग भी बच्चों औसतन 35 से 40 हजार कमा लेते हैं। एजुकेशन से जुड़े अधिकारी भी मानते हैं कि इस तरह के इंस्टीट्यूट पर कोई ध्यान इसलिए भी नहीं देता क्योंकि इस सेक्टर के लिए कोई नॉर्म्स नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, सब निजी संस्थाएं हैं और जो पढ़ता है उसकी अपनी सहमति होती है, जो पढ़ाते हैं उनकी अपनी सहमति होती है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोई फीस का या कोई क्या बिल्डिंग का नाम होना चाहिए, इसको लेकर के अभी कोई मानक तय नहीं है। वहीं शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इंस्टीट्यूट में भी अब संचालकों के साथ एक मीटिंग कर बात की जाएगी और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी करेंगे। हमारी सरकार का जो मानना है, हम पहले एक बार अगर कहीं भी ऐसी दिक्कतें हैं तो उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके उनका समाधान किया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इन इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स नौकरी के लिए निकले या ना निकले, लेकिन इतना जरूर है कि इंस्टीट्यूट अपने टारगेट जरूर फिक्स कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक।